नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आनंद विजय सिंह और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजहर खान। उत्तर प्रदेश की सियासत की चर्चा हम करते हैं हर दिन अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, और जो खबर होती है, जो सियासत वहां पर चल रही होती है, उसका विश्लेषण हम करते हैं और वहां उसके अंदर की खबर अजहर बताते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का यूपी का दौरा होने वाला है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का ये उत्तर प्रदेश का पहला दौरा होगा। अब 2027 में चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि ये दौरा काफी अहम भी होगा। और उन राज्यों में जा रहे हैं नितिन नवीन जहां पर चुनाव होने वाले हैं। अभी पंजाब भी गए थे, पंजाब में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उससे पहले उत्तराखंड भी वो जा चुके हैं, उत्तराखंड का भी दौरा वो कर चुके हैं। यूपी के साथ ही वहां पर भी चुनाव होने वाला है, और अब उत्तर प्रदेश का वो दौरा करने वाले हैं। और इस 2 दिन के अंदर दौरान, अपने इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। बैठक होगी पार्टी के संगठन के साथ, अध्यक्ष के साथ, पदाधिकारियों के साथ, बैठक सांसदों और विधायकों के साथ होगी, बैठक मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के साथ होगी, मंत्रियों के साथ होगी। जाहिर सी बात है कि जो बैठक होगी उसमें चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, और इसके साथ ही कुछ निर्देश भी अध्यक्ष की तरफ से दिए जाएंगे। तो दौरा काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश राज्य अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अगर राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो सबकी नजरें उधर टिकी होती हैं। और अगले साल जब 2027 में चुनाव है, तो और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं अभी, अजहर उसको भी बताएंगे कि कुछ ऐसी परिस्थितियां जो बनी हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ की सरकार पर विपक्ष हमलावर मुद्रा में है। हम बात अयोध्या की कर रहे हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला है उसका सच तो एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई जो हो रही है, पूछताछ हो रही है, उससे निकल कर आएगा। फिर जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सजा होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर मुखर तौर पर विरोध इस वक्त देखने को मिल रहा है विपक्षी दलों के नेताओं, उनकी घेराबंदी को देखते हुए। तो इसको लेकर भी जरूर चर्चा होगी, कुछ निर्देश, कुछ नसीहत देंगे कि किस तरह से इसका सामना किया जाए पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से। अजहर भी बताएंगे। अजहर जरा बताइए, नितिन नवीन का ये दौरा, पहले तो ये बता दीजिए कि जो दौरा होने वाला है नितिन नवीन का, वो उस दौरे में कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, किन किन लोगों के साथ बैठक करेंगे, और कुछ आपके सूत्रों के जरिए भी जानकारी मिल रही होगी इस दौरे को लेकर। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल से 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। पहले ये दौरा जो था वो 3 से 5 तारीख के बीच में था, अब ये 4 से 6 तारीख के बीच में हो गया है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिसमें नितिन नवीन शामिल होंगे। देखिए, उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भव्य तैयारी की गई है। लखनऊ एयरपोर्ट कल वो सुबह पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक जगह जगह होर्डिंग लगाई गई है, जगह जगह उनका भव्य स्वागत होगा। और किस तरीके से आगे क्या कुछ रणनीति होगी, इन तमाम विषयों पर नितिन नवीन तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, अभी हाल ही में बीजेपी की प्रदेश टीम का ऐलान हुआ है, और उसके ठीक बाद 2027 चुनाव से पहले, और अगर बात की जाए जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने थे और 6 महीना हुआ है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का ये उनका पहला आधिकारिक दौरा है। जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे, संगठन के पदाधिकारी और तमाम जो संगठन के नव नियुक्त पदाधिकारी हैं, तमाम उपाध्यक्ष हो और या तो क्षेत्रीय अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, संगठन मंत्री हो, इन तमाम लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। सांसद हो, विधायक हो, इनसे 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। बूथ स्तर पर संगठन को कैसे मजबूत करना है, संगठन की क्या कार्य योजना है और किस तरीके से संगठन का विस्तार करना है, इन तमाम चीजों को लेकर नितिन नवीन तमाम पदाधिकारियों को, तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, एमएलसी को, सांसद को दिशा निर्देश देंगे और किस तरीके से आगे कार्यक्रम करने हैं, क्योंकि चुनाव अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। और नितिन नवीन लगातार उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां पर हाल ही में चुनाव होने हैं, चाहे पंजाब की बात कर ली जाए, उत्तराखंड की बात कर ली जाए, और अब बारी उत्तर प्रदेश की है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य है, बड़ी जिम्मेदारी होती है, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं,
तो ऐसे में तैयारी भी बड़ी करनी होती है। तो ऐसे में नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, उनके साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जो है वो भी आएंगे दौरे में, उनके साथ रहेंगे और तमाम लोगों के साथ बैठकें करेंगे। फिलहाल उनके दौरे को लेकर बीजेपी के द्वारा भव्य रूप से तैयारियां की गई हैं। चाहे वो बीजेपी कार्यालय की बात की जाए या तो रोड्स की बात की जाए, पूरा बीजेपी कार्यालय होर्डिंग से पाट दिया गया है उनके स्वागत के लिए, क्योंकि वो पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद जो है आधिकारिक रूप से संगठन की बैठक करने और संगठन को धार देने पहली बार वो लखनऊ पहुंच रहे हैं। फिलहाल ये दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार हमलावर है और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है, चाहे राम मंदिर प्रकरण का मामला हो, चाहे युवा रोजगारी का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको सपा उठा रही है और 2027 का मुद्दा बना रही है। इसमें सबसे हॉट मुद्दा जो है वो राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा है। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। पार्टी के कार्यकर्ता नेता किस तरीके से इस विरोध को कम करें, जनता तक पहुंचे, अपनी बात रखें, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा लोगों तक पहुंचाए, संगठन का विस्तार करें, संगठन के क्या कार्यक्रम होने वाले हैं और इसके अलावा क्या कार्य योजना है, किस तरीके से जो नई टीम है प्रदेश की, यूपी की संगठन की, वो किस तरीके से काम करेगी, इन तमाम चीजों को लेकर निर्देश देंगे। देखिए इसको लेकर बीते दिनों जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी और बीजेपी संगठन महामंत्री जो हैं धर्मपाल सिंह, उन्होंने समीक्षा बैठक भी की और इस दौरान तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी। जहां जहां कार्यक्रम होने हैं, जो भी कार्यक्रम होने हैं नितिन नवीन के, उसकी जिम्मेदारी दी गई, किस तरीके से कार्यक्रम को सफल किया जाए। हाँ, अब क्या है उनके दौरे के दौरान जो गतिविधियां रहेंगी उसके बारे में अजहर आपने बताया। और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के पंकज चौधरी की नई टीम का गठन हुआ और उस नई टीम के गठन के बाद ये पहला दौरा और उस टीम के साथ भी बैठेंगे। जाहिर सी बात है कि जब उस टीम के साथ बैठेंगे तो इस टीम के सामने 2027 के करीब करीब 6 महीने के अंदर चुनाव जो होने वाला है वो एक बड़े टास्क के तौर पर है। तो अब एक चीज और, सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित होना, ये भी क्योंकि नया संगठन है, संगठन में नए नए पदाधिकारी आए हैं, कार्यकर्ता पुराने हैं, उस पद पर आए हैं, उस जिम्मेदारी के साथ आए हैं, तो सरकार के साथ वो समन्वय स्थापित करने के बारे में भी हो सकता है कि वो बताएं कि बिना सरकार और संगठन के समन्वय के कोई भी चुनाव जीत पाना या जनता तक पहुंच पाना संभव नहीं है। सरकार की योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को अधिकारियों के जरिए वहां तक पहुंचाया जाता है, लेकिन वो सही लाभुक तक पहुंच पा रहा है या नहीं, इसका तो रिपोर्ट कार्यकर्ता जो है वहां पर जमीन के वही लोग बताते हैं और जानकारी देते हैं। तो अब एक तो संगठन, नए संगठन के साथ बैठक होगी और दूसरा जमीनी कार्यकर्ता जो है उनमें जोश भरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनको ये न लगे कि वो उपेक्षित हो रहे हैं, उनको उनका महत्व होना चाहिए, उनके महत्व के बारे में वो एहसास करें कि पार्टी उनको तरजीह दे रही है और बिना उनको जीते, यानी कि बूथ बिना जीते, और बूथ जीतना होगा तो वही जो जमीनी कार्यकर्ता है उन्हीं के जरिए जीतना होगा, बिना बूथ जीते चुनाव नहीं जीते जाते। तो उन लोगों के साथ भी, वैसे जो कार्यकर्ता उन लोगों के साथ भी बैठेंगे, उन लोगों को भी जीत का मंत्र देंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे क्या इस दौरान नितिन नवीन अपने इस दौरे के दौरान? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है, चुनाव नजदीक है और ऐसे में संगठन और पार्टी के बीच समन्वय किस तरीके से स्थापित करना है, ये अहम जो जिम्मेदारी है वो हो जाती है। क्योंकि देखिए कई बार जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम लोगों को, मंत्रियों को भी इस बात का निर्देश देते रहे हैं कि अपने प्रभारी क्षेत्र में जाएं और वहां पर तमाम लोगों से मिलें और किस तरीके से जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं इसका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है, क्या परेशानियां आ रही है, इसका फीडबैक भी लें।
हालांकि देखिए, पार्टी और संगठन के बीच जब समन्वय ठीक रहता है तो ऐसे में जो गतिविधियां हैं, क्योंकि देखिए मतभेद तो हमने देखा है कई बार पार्टी और संगठन के बीच रहता है, जिसकी वजह से तमाम बयानबाजियां भी होती हैं। तो वो जो बीच की खाई है वो खत्म करने का काम करेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे, संगठन के पदाधिकारियों से और तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से भी उनकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। क्योंकि देखिए बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और ऐसे में जो आम कार्यकर्ता है वही जन जन तक पहुंचता है और वही जमीनी स्तर पर मेहनत करता है। क्योंकि देखिए जो प्रभारी होते हैं और जो मान लीजिए जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है, जो जिला अध्यक्ष है, वो लोगों के साथ, जो आम कार्यकर्ता हैं उनके साथ फील्ड पे जाते हैं, लोगों से मुलाकातें करते हैं। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता है वही संगठन को, पार्टी को मजबूत करने में उसकी अहम भूमिका रहती है। तो उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, वो भी, उस पर भी बात होगी और उसका भी निस्तारण किया जाएगा। तो इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि संगठन का विस्तार भी करना है, तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना है। क्योंकि अभी हमने देखा कि बीजेपी की प्रदेश की टीम का जब ऐलान हुआ है तो उसमें किस तरीके से जातिगत समीकरण साधा गया है। देखिए ओबीसी पदाधिकारियों पर खास तौर से ध्यान दिया गया है। पहले 16 पदाधिकारी थे, वो बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें महिला पदाधिकारियों की, तो 13 महिला पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो ठाकुर और ब्राह्मण पदाधिकारी थे, तो उसमें देखिए ब्राह्मण 2 पदाधिकारी कम करे गए हैं और ठाकुर 1 पदाधिकारी कम किया गया है। तो ये जातिगत समीकरण कार्यकर्ताओं को किस तरीके से फील्ड पे काम करना है, बूथ स्तर पर संगठन को कैसे मजबूत करना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है। क्योंकि अभी हमने देखा कि नितिन नवीन के दौरे से पहले 2 दिन पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और नितिन नवीन के साथ साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो भी शामिल रहे। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भी लेकर भी चर्चा हुई। क्योंकि देखिए अभी नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 6 महीना बीत चुका है, अभी उनकी टीम का ऐलान नहीं हुआ है। तो ऐसे में इसको भी आखिरी जो वो है वो देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से उनकी टीम का भी ऐलान हो और एक टीम मजबूती से काम करे। क्योंकि देखिए आगामी कई राज्यों में चुनाव है। अमित शाह के साथ बैठकों का दौर चल रहा है और आज भी बैठक हुई थी। माना ये जा रहा है कि उसी को लेकर बाकी काम चल रहे हैं। हाँ जी अजहर। बिल्कुल, देखिए 3 घंटा लगभग ये बैठक चली और बैठक में कई तरीके की जो बातें हैं वो भी की गई और ये माना जा रहा है कि नितिन नवीन की जो टीम होगी, राष्ट्रीय संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। तो मोदी सरकार में कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनको संगठन में शामिल किया जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं केंद्र सरकार में जिनको अब जिम्मेदारी संगठन की दी जाएगी। और इसके अलावा संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती कैसे दी जाए, तमाम पदाधिकारी कैसे जोड़े जाएं। क्योंकि देखिए उत्तराखंड की बात कर ली जाए, पंजाब की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, ये प्रमुख राज्य हैं जहां पर चुनाव होना है आने वाले समय में। तो अब राष्ट्रीय जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उसको भी मजबूत करना है, वहां पर भी पदाधिकारियों की नियुक्ति करना है। तो इसकी भी कवायद जारी है, गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं और अंतिम रूप देने का बिल्कुल तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक और उस बैठक में जो भी विचार विमर्श होगा, जो भी एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हाँ जी। हाँ, तो सहमति बनेगी और उस सहमति पर फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन अब वही चीज जो बातें हम लोग कर रहे थे, इसके पीछे का मकसद, उनके दौरे का मकसद कि 2027 का चुनाव है और इस चुनाव को जीतना है। देखिए अध्यक्ष बने नितिन नवीन, तो पश्चिम बंगाल मतलब एक शुभ भारतीय जनता पार्टी के लिए कि पश्चिम बंगाल बीजेपी की झोली में आई और बीजेपी की झोली में आई तो इन्हीं के अध्यक्षीय कार्यकाल में आई, तो जाहिर सी बात है कि उसका क्रेडिट तो इनकी झोली में जाएगा ही। असम में रिपीट हुई सरकार और इसके साथ ही पुडुचेरी में भी जो गठबंधन है बहुमत में आई। पश्चिम बंगाल में तो क्या सरकार बनी ही, पुडुचेरी में भी बहुमत में आई और तमिलनाडु और केरल में बीजेपी
वो जो उम्मीद थी उस अपेक्षा के मुताबिक नतीजे तो नहीं आए, लेकिन हाँ अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज की। और उनके लिए तो अच्छा यही कि कम्युनिस्ट वहां से चले गए और डीएमके वहां से चली गई। बहरहाल अब उत्तर प्रदेश का जो दौरा है इनका, अब इसमें तो ये पता करना बहुत जरूरी है इनके लिए। पहले तो ये उसी के आधार पर तमाम रणनीतियां बनेगी कि जनता का मूड आखिर क्या है, क्योंकि जनता जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं वही जनता भी कह रही है क्या, तभी तो फिर वो अपनी रणनीति बनाएंगे और फिर उससे कि उसका जवाब किस तरह से देना है और जनता को किस तरह से संतुष्ट करना है उसका मंत्र वो देंगे। 2027 का रोड मैप बनाना, और 2000 सबसे बड़ी चुनौती तो इनके साथ है उत्तर प्रदेश में भी। भले वो भारतीय जनता पार्टी ऊपर से कहे या न कहे, अगर आप फील्ड में जाते हैं लोगों से मिलते हैं तो वो चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हो रही, खास करके अखिलेश यादव की तरफ से। जब वो पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की बात करते करते जब वो 2024 के नतीजों को बताते हैं कि 2022 में ठीक है हमारे साथ, तब भी 2022 में 2017 से उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, 100 पार कर गए थे, और 2024 में तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट इनको मिली। तो 2024 का नतीजा बताकर, पीडीए का आंकड़ा बताकर और पीडीए की जीत बताकर वो इन पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा 2027 में, ये तो जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन उसकी काट भी ढूंढनी होगी नितिन नवीन को और भारतीय जनता पार्टी को, उसके शीर्ष नेतृत्व को। बिल्कुल सही कहा आपने। नितिन नवीन का जो ये दौरा है, और खास तौर पर उनको जनता की नब्ज टटोलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर है। कई तरीकों में, कई मुद्दों पर सरकार की विफलता बताता है विपक्ष। और आपने सही कहा, 2024 का जो नतीजा था, उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बात करें, समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से बढ़त हासिल हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते हैं जरूर भारतीय जनता पार्टी पर। क्योंकि देखिए, पीडीए की बात वो करते हैं, ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं, आदिवासी समाज के साथ बैठक कर रहे हैं, सिख समाज के साथ सम्मेलन कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में सभी जातियों को साथ में लेकर चल रहे हैं। पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, अगड़े हो, एक मतलब उनका कहना है कि आधी आबादी। तो उसमें अखिलेश यादव, और 2024 के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय जरूर है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को संविधान बचाओ, और पीडीए के तहत क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने नारा लगाया, बीजेपी जीतेगी, संविधान बदल देगी, संविधान बचाना है, समाजवादी पार्टी को लाना है, इस तरीके के नारे विपक्ष के द्वारा दिए गए, और ये इसने काम भी किया। क्योंकि हमने देखा, चाहे अवधेश प्रसाद को जिस तरीके से जीत हासिल हुई हो, ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। तो अब ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में संगठन को कैसे मजबूत करना है, जनता किन मुद्दों पर और किन चीजों से नाराज है, इसका भी फीडबैक लेना है। और किस तरीके से बीजेपी की उपलब्धियां, जो प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है, इसका लाभ लोगों तक किस तरीके से पहुंच रहा है, और सरकार की अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि देखिए, पेपर लीक का मुद्दा, युवा काफी नाराज रहे, जगह जगह प्रदर्शन हुए। दिल्ली की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए, कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसको अलर्ट हुई, उसकी स्थापना हुई। अब ये भी एक बहुत बड़ा युवाओं के बीच एक चैलेंज है, क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा, रोजगार से जुड़ा मुद्दा, और तमाम ऐसे मुद्दे ये तमाम पार्टियां उठाती चली आ रही हैं। खास तौर से अखिलेश यादव की बात की जाए, महिला उत्पीड़न का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, और सबसे हॉट टॉपिक अयोध्या का जो मामला है, इन तमाम चीजों को लेकर जब भी अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बीजेपी पर निशाना साधते हैं, बीजेपी से जो सहयोगी पार्टियां हैं उन पर निशाना साधते हैं। तो ये टॉपिक जो है ये लंबा खिंचने वाला है। एसआईटी अपना काम कर रही है, लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है, छापेमारी की जा रही है, ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बातचीत करी जा रही है। एसआईटी जल्द से जल्द इस मामले को पूरा करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। लेकिन लगातार विपक्ष के द्वारा हर रोज कोई ना कोई इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी की जाती रही है। तो जनता के बीच जो संदेश जा रहा है
क्योंकि देखिए सपा के द्वारा भी यही कहा जाता है कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, लोगों का चंदा चोरी किया गया है। तो देखिए करोड़ों लोगों की आस्था राम मंदिर से जुड़ी हुई है, और जब विपक्ष के नेता इस तरीके का बयान देते हैं तो एक गलत संदेश जनता के बीच जरूर जाता है। अब ये जो डैमेज कंट्रोल है, ये बीजेपी किस तरह से करेगी, नितिन नवीन इसके लिए क्या मूल मंत्र देंगे तमाम पदाधिकारियों को, संगठन के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि 2027 के चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है। ये बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव नवंबर में भी हो सकता है, हालांकि कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर नहीं आया है, लेकिन जनगणना को लेकर ये कहा जाता है अधिकारी वहां लगे हैं तो समय नहीं मिलेगा, चुनाव पहले भी कराया जा सकता है। अखिलेश यादव कह रहे खाद और डीएवीपी जो है नहीं मिल रही है, डीएपी नहीं मिल रही है, जिसको लेकर बीजेपी पहले चुनाव कराना चाहती है। तो ये तमाम तरीके के आरोप हैं। हालांकि चुनाव पहले हो या बाद में हो, बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। अब जो राष्ट्रीय संगठन है बीजेपी का, वो भी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, जिसको लेकर नितिन नवीन कल यहाँ पर पहुंचेंगे। और बड़ी बात यह है कि क्या कुछ संदेश और क्या कुछ मूल मंत्र 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नितिन नवीन देते हैं। बिल्कुल। 2024 की चर्चा जब हम लोग कर रहे हैं तो उसमें सीटें तो ज्यादा आई ही समाजवादी पार्टी की, अयोध्या भी वो जीत गए, और उस अयोध्या को डैमेज कंट्रोल करने की, मैनेज करने की कोशिश उन्होंने की। तो विधानसभा का उपचुनाव जो था वो जीतकर उन्होंने कोशिश की इसको करने की। लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी की रणनीति या विपक्ष की रणनीति कि वो अवधेश प्रसाद को लोकसभा में फ्रंट सीट पर बैठाकर वो उन्हें जताने की हमेशा कोशिश करते रहे। और उसके बाद से अवधेश प्रसाद तो हर मुद्दे पर आजकल मुखर होते हैं। बीजेपी के खिलाफ जब कुछ बोलना होता है तो वो सामने आते हैं, बोलते हैं। तो वो एक ऐसा दिलाने की कोशिश, और उसको विधानसभा का उपचुनाव जीतने के बाद उनके बेटे हार गए तो थोड़ा सा बीजेपी फ्रंट फुट पर आ रही थी। लेकिन अब ये जो मामला आया उसमें फिर से वो डैमेज कंट्रोल जिसकी बात आप कर रहे हैं कि वो करना होगा भारतीय जनता पार्टी को, ये जरूरी है। और जो युवाओं की बात आप कर रहे हैं, आखिर में जरूर थोड़ा सा इसको भी बताइए, क्योंकि जब हम लोग चर्चा उत्तर प्रदेश के उस समग्र राजनीति की कर रहे हैं तब एक जेनजी है। अब ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन के पास आप जब उनसे मिलते होंगे, या हम लोग भी मिलते हैं, अपने घर में भी देखते हैं, जो उस जनरेशन के बच्चे हैं उनके पास इंतजार करने के लिए समय नहीं। वो चाहते हैं कि ये समस्या है तो इस समस्या का तुरंत समाधान है, और अगर आप उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं अजहर, तो अगर आप उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो आप फेल्योर हैं। तो वो चीज है, वो चाहते हैं, उनको सेटिस्फाई। और वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे जो मजबूत आधार हम कहें, उनकी 2014 से लेकर और अभी तक की जो उनकी जीत का रोड मैप चलता है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसमें उनका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है। उनको भी समझाना बहुत टफ लग रहा है आजकल किसी को भी, और खास करके जो सत्ता में है उसके लिए तो खैर टफ होता ही है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। जो यूथ वोटर्स हैं उनको बीजेपी किस तरीके से समझाएगी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो युवा है वो नाराज है। पेपर लीक का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, इन तमाम चीजों को लेकर आपने सही कहा। जो जेनजीज हैं उनको तुरंत एक्शन का रिएक्शन चाहिए, वो वेट नहीं कर सकते। कोई भी चीज है उन्होंने कहा या कोई भी बात वो रखते हैं तो इस पर तुरंत कार्रवाई हो, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत सारी चीजें होती हैं। तो बीजेपी इनको कैसे समझाएगी। और देखिए सपा या हो, कांग्रेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी लगातार युवाओं के प्रति देखिए किस तरीके से बयानबाजी की जाती है विपक्ष के द्वारा, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो या तो बेरोजगारी का मुद्दा हो। इसको लेकर देखिए अखिलेश यादव के भी ट्वीट सामने आते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस तरीके की बातें कहते हैं, कितने लोगों की नौकरी गई, कितने पेपर लीक हुए, कितनी ये सारी चीजें हुई। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। तो युवा देखिए नितिन नवीन भी युवा नेता हैं, तो ऐसे में तो युवा कार्यकर्ता हैं, उनको वो किस तरीके से अपनी तरफ करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि देखिए
जो बीजेपी की प्रदेश की टीम है, इसमें भी कई युवा नेता शामिल किए गए हैं। तो ऐसे में किस तरीके से युवाओं को अपनी तरफ किया जाएगा? आपने एक बात बहुत सही कही, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में 2024 के अवधेश प्रसाद जो है, वो उनको जीत कैसे हासिल हुई, और उसके बाद वो हमेशा अखिलेश यादव के साथ नजर आते थे। अखिलेश पीसी करते थे, अखिलेश यादव कहीं जाते थे, ठीक उनके बगल में अवधेश प्रसाद बैठे नजर आते थे। और इस बार देखिए अवधेश प्रसाद के साथ साथ सनातन पांडे हो, माता प्रसाद पांडे हो, अब ये भी नजर आते हैं। क्योंकि देखिए बात कही जाती है कि ये तमाम लोग जो हैं वो देखिए ओम प्रकाश राजभर ने भी आरोप लगाया कि ये लोग बीजेपी के संपर्क में हैं, ये लोग आ जाएंगे और सनातन पांडे के नेतृत्व में 17 सांसद, 20 सांसद ये लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने साफ संदेश दे दिया, किसी तरीके से कोई भ्रम नहीं फैलने देना चाहता है विपक्ष। सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आरोप कोई भी लगाए जाए, उसका जवाब में या उसका रिएक्शन जरूर देखने को मिलता है। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी उसको लेकर क्या एक्शन रिएक्शन करती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जो डैमेज हुआ है, उसका डैमेज कंट्रोल किस तरीके से करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल, इस पर हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, क्योंकि ये चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने और इनके ये कोर वोटर है, ये मजबूत आधार भारतीय जनता पार्टी का है। तो अब दौरे पर नजर और क्या क्या वो निर्देश दे रहे हैं, क्या अंदर से बातें निकलकर आप लोगों के सूत्रों के जरिए आ रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल नितिन नवीन के दौरे के बारे में विस्तार से बताने के लिए कि क्या क्या कार्यक्रम है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्या बैठकें हो सकती हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, उसके बारे में बताने के लिए आज़ाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर चर्चा करेंगे, आज की इस चर्चा में इतना ही। लेकिन तमाम उत्तर प्रदेश की ऐसी खबरों के लिए आप जरूर इंडिया वॉइस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए और अपनी राय, अपनी कमेंट जरूर दीजिए। नमस्कार।